सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम आचार्य शुक्ल जी का जो इतिहास है उसमें से काल विभाग, आदिकाल और आदिकाल में जो प्रकरण एक सामान्य परिचय है और प्रकरण दो में जो अपभ्रंश काव्य है उसके बारे में पढ़ चुके हैं और उस पर अपने मंथन भी कर लिया दोनों प्रकरणों पर। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रकरण तीन की। प्रकरण तीन में जो वीर गाथा काल है उसका जो समय है संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक, 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक शुक्ल जी ने माना है। तो उसके अंतर्गत देश भाषा काव्य जो आता है उसकी बात हम करेंगे। देश भाषा काव्य के अंदर वीर गाथा काल का जो समय है उसमें आप देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विश्वदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं वे संदिग्ध है। इसी संदिग्ध सामग्री को जो थोड़ा बहुत विचार हो सकता है उसी पर हमें संतोष से करना पड़ेगा। अब देखिए, शुक्ल जी ने विश्वदेव रासो और पृथ्वीराज रासो दोनों को क्या है, संदिग्ध माना है और इस सामग्री को लेकर वो कहते हैं कि इस संदिग्ध सामग्री है उसको उस पर ही अपने को विचार करके संतोष करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि विश्वदेव रासो और पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने क्या माना है, संदिग्ध माना है या संदिग्ध माना है, दोनों में। तो इसको संदिग्ध मानकर वो इसका विवेचन करते हैं। इतना मान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े हुए पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राजा भोज जस मुसोचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव बड़ी कविता कहने वाले भी अवश्य रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पे में, यानी वीर रस के जो पद्य थे वो छप्पे छंद में कहे जाते थे और जो नीति श्रृंगार है वो प्राय दोहों में। राजा आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजा से इस कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था, यानी जो राज्य के जो दरबार में रहते थे उनकी जो कविताएं हैं वो सुरक्षित रह सकी। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ते। यानी जो भट्टाचारण जो कवि थे वो जीविका मतलब अपनी जो रोजमर्रा का जो आय है उसके विचार से करके उन्होंने उत्तराधिकारी अपने पुत्र है पुत्रियों के पास उन्होंने छोड़ दिया था। उत्तरोत्तर भट्टाचारण की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ हुआ होगा, यानी जो आगे जो उनके जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भी उसमें कुछ बदलाव किए होंगे सामग्री में। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारी हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया है। भारत के इतिहास में यह वह समय था जबकि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांतों के निवासियों को सहने पड़ते थे, यानी भारत का जो पश्चिमी प्रांत था वहाँ पर मुसलमानों का जो आक्रमण होता रहता था, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु समय जो हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी उसमें ये बता रहे हैं कि इस मृत्यु के बाद जो आपका उत्तर भारत उपरांत भारत का पश्चिम भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। यानी जो इनका जो मृत्यु समय बताया गया है गुप्त साम्राज्य के बाद जो हर्षवर्धन का जो समय था उसमें वो ही भाग है, पश्चिमी भाग है, वो ही केंद्र था बल वैभव और भारतीय सभ्यता का। तो ये अपने इसमें आप इसमें देख सकते हैं। और यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो 47 ईस्वी का जो समय था मृत्यु समय हर्षवर्धन का, उसमें हर्षवर्धन के जो साम्राज्य था वो पश्चिमी भाग का, इसमें वो पश्चिमी भाग जो था भारतीय सभ्यता का और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। और
आगे कहते हैं कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, अनिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियाँ उधर ही प्रतिष्ठित थी। यानी जो पश्चिमी जो भाग की बात कर रहे हैं, यानी ये जो सारी जो राजधानियाँ थी, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर, अनिलवाड़ा, ये क्या थी, उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही श्रेष्ठ भाषा मानी जाती थी और कवि चरण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य जो हमें उपलब्ध होता है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ था। अतः यह स्वाभाविक है उस भूभाग की जनता की चित्रवर्ती की छाप उस साहित्य पर पड़ी हो। हर्षवर्धन यानी शुक्ल जी कहते हैं कि दिल्ली और कन्नौज और अजमेर राजस्थान में, अनिलवाड़ा गुजरात वगैरह, ये सारी जो क्षेत्र है, यहाँ से ये जो चारण साहित्य है उसका जो चारण साहित्य पर उसकी जो छाप है जनता की चित्रवृत्तियों की, वो उस पर पढ़ना स्वाभाविक था। हर्षवर्धन के बाद ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी और खंड खंड होकर जो गैडवाल, चौहान, चंदेल, परियार आदि राजपूत राज्य पश्चिमी की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। लड़ाई किसी आवश्यकता से नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमान के भी हमले होते रहते थे। सारांश यह है कि जिसमें से हमारे हिंदी साहित्य का बुद्धि होता है वह लड़ाई और बढ़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। अब इसमें शुक्ल जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि जिस समय हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, ये जिसकी शुरुआत होती है, वह क्या है, लड़ाई लड़ाई का समय था और वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। ये जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्राय परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हो कि ऐसा किस लेखक ने कहा कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई लड़ाई का समय था। तो इसका जो आंसर है वो है आचार्य शुक्ल जी। महमूद गजनवी मृत्यु संवत 1000, इसमें जो कह रहे हैं 1000 ये है आपका 1087 मृत्यु संवत दे रखा है इन्होंने, तो ये मृत्यु संवत 1087 है कि लौटने के पीछे महमूद गजनवी सुल्तानों के काफी लाहौर जो पाकिस्तान में है, वहाँ उसमें जो भारत में था और भारत का ही एक प्रदेश था, उसमें महमूद जो गजनवी है वो लौट गए थे और गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम था वो लाहौर में रहा करता था। तो और वहाँ से लूटमार के लिए विदेश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिकों में मिलता है। सांबर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राय द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। यानी चौहानवंशी जो सांबर प्रदेश का जो राजा था दुर्लभ राज द्वितीय की बात हो रही है यहाँ पर, और ये है उसमें क्या है, मारे गए थे। अजमेर बसाने वाले अजयदेव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजयदेव के पुत्र अनुराज अन्ना किस्में से मुसलमानों की सेना पर फिर पुष्कर की ओर घट लाकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब अन्ना सागर है। अनुराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की थी। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। उस स्थान को अवैध मानकर वहां अनुराज ने एक बड़ा तालाब बना दिया था जो आना सागर, यानी आना सागर है, वहाँ बात कर रहे हैं। वहाँ क्या है, युद्ध हुआ था और युद्ध होने के बाद मुसलमानों का रक्त वहाँ गिरा था, तो उसको अनुराज ने अपवित्र मानकर वहाँ क्या है, एक बड़ा तालाब बना दिया जो वर्तमान में आना सागर कहलाता है। तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं आना के पुत्र बिस्लदेव विग्रह राज्य चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक की मुसलमानों की सेना चढ़ाई थी और इसे परास्त कर बिस्लदेव आर्यवत से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और हाँसी ये जो हिसार के आसपास है हरियाणा के प्रदेश अपने राज्य में लाए और आर्यवर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख कि दिल्ली के अशोक लेख वाले शिवालेख जो स्तंभ है पर खुदे हुए विसलदेव के विक्रम संवत 1220 के लेख से, ये जो विक्रम संवत 1220 है ये विक्रम संवत, उस लेख में इस बात का उल्लेख मिलता है। साबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था। अब देखिए ये जो मोहम्मद गोरी की जो साबुद्दीन गोरी की जो चढ़ाई है पृथ्वीराज पर, वो संवत 1247 के पहले भी यानी शुरू हो गई थी और उन्होंने नाडोल पर दावा कर दिया था, पर उसे हारकर लौटना पड़ा, यानी इसमें साबुद्दीन गोरी की हार हुई।
ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है एक प्रकार से। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली और अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूतानी आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर ही मुसलमानों से लड़ते रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीरदेव वे जो महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में थे। यानी महाराज हमीरदेव है वो किसकी परंपरा में थे? वो थे पृथ्वीराज चौहान की। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार हराया था। यानी हमीरदेव चौहान ने मुसलमानों को कई बार हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उसमें जो भाट या चारण कवि किसी राजा के पराक्रम विजय स्त्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्ति आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग भरदा करता था वही सम्मान पाता था। इस दशा में काव्य साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक परिवर्तन कठिन था। उसमें तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूप में पाते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध का उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हरकर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा बहुत मिश्रण रहता था। इन शुक्ल जी जो है प्रधान वीर रस को मानते हैं और श्रृंगार को क्या है इसमें सहायक के यानी गौण रूप में मानते हैं। जहाँ तक राजनीतिक कारणों से युद्ध होता था वहाँ भी उन कारणों को लेकर न कर कोई रूपवती स्त्री की कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। यानी कोई राजनीतिक कारण नहीं था तो भी ये जो चारण कवि है वो स्त्री जो है को कारण मानते थे, युद्ध का कल्पना करते थे वो। जैसे साबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जल्द लिखी गई है। अमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रार्थनानुकूल कल्पित घटनाओं का प्रतिनिधि की योजना रही है। यानी वीर गाथा काल के अंदर कल्पित जो घटनाएं हैं उनकी प्रचुरता शुक्ल जी मानते हैं। वीर गाथाएं दो रूप में मिलती है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों यानी बैलेट्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह है पृथ्वीराज। यानी साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज। यानी साहित्यिक प्रबंध की दृष्टि से जो लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पहले पढ़ने पुस्तक मिलती है बिसलदेव रासो। यानी वीर गीत अगर किसी है वो बिसलदेव रासो शुक्ल जी मानते हैं। यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई 100 वर्षों में लोगों में बराबर गाई जाती रही हो उसी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है आला है, जिसकी गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। यानी जो आला है ये बिसलदेव रासो वो ये वीर गीत की जो सबसे प्राचीन जो पुस्तक है वो शुक्ल जी ने मानी है। यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रीतियाँ मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया था। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। ये ग्रंथ क्या कहते हैं? रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया। यानी जो बिसलदेव रासो है उसमें जो रासो के बिसलदेव रासो यानी रसायन शब्द है वो बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से यानी रासो शब्द हो गया। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि जो रसायन शब्द है बिसलदेव रासो में वो भी क्या हुआ है, रसायन शब्द है उससे रासो शब्द बन गया है। रसायन शब्द से रासो शब्द बन गया। ये भी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है आरपीसी द्वारा और अन्य जो बोर्ड एग्जाम कराते हैं उसमें पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने रास शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रसायन शब्द से मानी है। अब ये जो रासो ग्रंथों की बात करते हैं तो इसमें खुमान रासो जो आते हैं, खुमान रासो जो पहला है वो आपका जो संवत है 810 और 1000 के बीच में चित्तौड़ की रावल खुमान के 3 राजा हुए थे। यानी चित्तौड़ जो रावल खुमान है उस नाम के कितने राजा थे? 3। ये महत्वपूर्ण है। कितने? 3। कर्नल टोड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। इनके वर्णन का सारांश यह है कि काल भोज बप्पा के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में परिचित है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमान की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमान ने 24 युद्ध किए थे।
कितने युद्ध किए थे? 24 युद्ध किए थे। और विक्रम संवत, ये विक्रम संवत दे रखा है इसमें, तो ये विक्रम संवत आपका 889 889 से 800 ये है 93 तक, यानी 809 से 93 तक राज्य किया। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि हुमायूं ने 24 युद्ध किए थे और जो इनका समय है वो क्या है, 869 ईस्वी से 893 ईस्वी तक रहा। यह समस्त वर्णन दलपत विजय नामक किसी कवि के रचित खुमानासो के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। इन दलपत विजय एक कोई कवि था, उसने खुमानासो लिखा था और उस वर्णन के आधार पर ये 24 जो युद्धों का वर्णन किया गया है, शुक्ल जी बताते हैं उस ग्रंथ या उस रासो के आधार पर किया गया। पर इस समय खुमानासो की जो प्रतिप्राप्त व्यापूर्ण है उसमें महाराजा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। काल भोज बापा से लेकर तीसरे कुमान तक की वंश परंपरा है। काल भोज, कुमान, ये जो मतट, भरतपट्ट सिंह है, खुमान दूसरा, सहायक खुमान तीसरा। काल भोज का समय विक्रम संवत है। ये जो काल संवत, ये जो समय सभी तीनों के समय बता रहे हैं शुक्ल जी। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि काल भोज का जो समय था ना, वो समय आपका 791 ईस्वी से 810 ईस्वी तक था। और तीसरे खुमान के उत्तराधिकारी भरतपट्ट दूसरे के समय में 2 शिलालेख विक्रम संवत 999 और 1000 ईस्वी की मिले हैं। अतएव इन 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमानों का समय अनुमानतः इस प्रकार ठहराया जा सकता है। यानी ये शुक्ल जी तीनों जो खुमान है, पहले दूसरे तीनों का जो समय काल है वो यहाँ पर देते हैं। यानी कि शुक्ल जी है वो 3 खुमान मानते हैं और तीनों का खुमानों का जो समय है वो इस प्रकार देते हैं। 810 से 838 से जो है 800 ये 35 है, और तो 810 से 835 से जो ईसा पूर्व है विक्रम संवत है, विक्रम संवत की बात हो रही है यहाँ पर। और फिर खुमान द्वितीय है, इनका जो समय है वो ये मानते हैं 870 से 900 विक्रम संवत। और फिर तीसरे खुमान है, उनका समय मानते हैं 965 से 990 विक्रम संवत। तीनों खुमान का जो समय है वो शुक्ल जी ने दिया है। इसके बाद में अब्बासिया वंश का अल मामू विक्रम संवत, जो अब्बासिया ये जो है अल मामू, इनका जो समय है वो शुक्ल जी क्या मानते हैं, वो मानते हैं आपका ये जो 870 से और 890 तक खलीफा रहा। यानी शुक्ल जी इनकी जो समय किसको ठहराते हैं, खुमान द्वितीय को ठहराते हैं, खुमान दूसरे को अल मामू के समय का मानते हैं। इसमें के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर से राजपुताना पर मुसलमानों ने लड़ाई होने की थी। अतएव यदि किसी खुमान से अल मामू की सेना में लड़ाई होगी तो वह दूसरा खुमान रहा होगा, उसी के नाम पर खुमानासो की रचना होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमानासो मिलता है उसमें कितना पुराना है। इसमें महाराजा प्रताप सिंह तथा वर्णन मिलने से निश्चित रूप से कहा जाता है जिस समय ग्रंथ मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। क्योंकि शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नामा भाट ने, यानी एक अज्ञातनामा भाट यानी कोई भाट था और उसने खुमान लासो नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन है। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान लासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। इन दलपत विजय को शुक्ल जी कहते हैं कि असली गवाह था या उसके पीछे जो जोड़े हुए पाठ है उनका जो रचयिता दलपति विजय था या नहीं था, इसके बारे में शुक्ल जी बात करते हैं। और अब 2 नंबर आते हैं बिसलदेव रासो। नरपति नालय कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बिसलदेव का। इन बिसलदेव का नाम जो है विग्रहराज चतुर्थ भी है। कदाचित वह राज कवि था। इसने बिसलदेव रासो नामक की छोटा सा ग्रंथ 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा है। यानी बिसलदेव रासो है वो मात्र 100 पृष्ठों का ग्रंथ है जो वीर गीत के रूप में प्रसिद्ध है। ग्रंथ में निर्माण काल यूँ दिया हुआ है 1272 मजारी जेठवदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभई शारदा चौथी ब्रह्म कुमारी। यानी ये इसमें एक जो निर्माण ग्रंथ है उसके बारे में ये जो एक दोहा है ये आता है 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ भई शारदा चौथी ब्रह्म कुमारी। 1272 का स्पष्ट है, 1212 है 72 शब्द ब्रहोत्र द्वा
द्वादशोत्तर का रूपांतरण है, अतः 1272 का अर्थ है द्वादशोत्तर 12 से, अर्थात 1212 होगा। गणना करने में विक्रम संवत 1212 में जेठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। यानी किस में, ये बिस्लदेव रासों की बात हो रही है, जिसमें बिस्लदेव का, यानी ये जो कवि है ये वर्तमान काल का जो प्रयोग करता है, और इस कारण ये बिस्लदेव के समकाल नहीं जान पड़ता है। विक्रमराज चतुर्थ बिस्लदेव का समय 1220 के आसपास है। इसके शिलालेख, विक्रम संवत की बात हो रही है ये, उसके शिलालेख 1210 और 1220 के प्राप्त होते हैं। यानी 1210 और 1220 के जो मध्य है, इसके आसपास है, वो प्राप्त होते हैं। बिस्लदेव रासों में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 200 चरणों में समाप्त है, यानी 100 पृष्ठ है और 200 चरण है। इसकी कथा का सार यूँ है। खंड 1 है, मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से सांबर के बिस्लदेव का विवाह होना। दूसरा जो है, बिस्लदेव का राजमती से लूटकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना, यानी बिस्लदेव कहाँ जाते हैं, उड़ीसा, और वहाँ 1 वर्ष रहना। कितने वर्ष रहना, वहाँ 1 वर्ष रहना। और 3 है, राजमती का विरह वर्णन तथा बिस्लदेव का उड़ीसा से लौटना। 4 जो खंड है, उसमें भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिया जाना तथा बिस्लदेव का वहाँ पहुँचे राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। ये जो 4 खंड है, ये बिस्लदेव रासों की कथा का सार है। इन खंडों के आधार पर कथाएं चलती है। दिए संवत के विचार से कवि अपनी कन्या का समय के जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बिस्लदेव के बहुत पीछे की जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश रही होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णनात्मक है। यानी बिस्लदेव रासो है वो घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कि घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। शुक्ल जी ने किसको माना है, और ये बिस्लदेव रासो को माना है। शुक्ल जी मानते हैं कि इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बिस्लदेव का विवाह और उसका उड़ीसा चले जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रस्तुत पर होती है। बिस्लदेव के 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बिस्लदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना प्रतीत होती है। उसमें मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था, बिस्लदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा अवश्य पर चल जाती है, क्योंकि उसका उल्लेख पिछले राजवंशों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही होगी। उससे आधार पर कवि ने केवल यह उपाधि सूचक नाम ही दिया होगा, असली नाम न दिया होगा। कदाचित इन्हीं में से किसी कन्या के साथ बिस्लदेव का विवाह हुआ। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य हैं, उनमें ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जन्मी गोरी तू जैसलमेर, गोल्डी जैसलमेर की। अब के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजनीतिक काल में से किसी सरदार की कन्या होना संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और नाम भी किसी प्रकार जुड़े हुए मिलती है, जैसे माघ आचार्य कवि कालिदास। जैसा पहले कहे आए हैं कि अजमेर के चौहान राजा बिस्लदेव जो बड़े वीर और प्रतापी थे, उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली करवाया था। दिल्ली और आंसी प्रदेश इन्हीं ने अपने आधीन में लाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव चरित्र ललित वीर नाट्य संस्कृत में है। उसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है। अब ये भी है कि ललित विग्रह राज है वो क्या है। नाटक ये प्रश्न आया हुआ है नेट में कि ललित विग्रह राज जो ग्रंथ है, ये इसका जो रूप है वो किस प्रकार का है। वो है नाटक है, और इसके जो रचयिता है वो सोमदेव है। कौन है? सोमदेव। और ये संस्कृत में है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। ये जो चीज़ें हैं ये अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। नाटक संस्कृत में है और इसके कवि है वो रचित है सोम। यानी जो ललित विग्रह नाटक है वो संस्कृत में है, और ये अब वर्तमान में जो सुरक्षित कहाँ पर है, ये है राजपुताना म्यूजियम में। राजपुताना म्यूजियम जो अजमेर में है, अजमेर का जो मैगजीन नाम से दुर्ग है उसमें है, और उसमें ये जो ग्रंथ है वो सुरक्षित है। तो ये अपने को ध्यान रखना होगा। प्रणाल्य की इस बिस्लदेव रासों में जैसा कि होना चाहिए ना, तो उस वक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। संघर्ष की दृष्टि से विवाह और उठकर विदेश से जाने का प्रोत्साहित पत्रिका के वर्णन की नायिका का प्रकार है, ये मनमाना वर्णन है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बिस्लदेव ऐसे वीर का रासों कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं, केवल गाने के लिए रचा गया था, तो बहुत कुछ समझ आता है। यानी जो बिस्लदेव रासो है वो केवल गाने के लिए रचा गया है, यानी गाना
गाने के लिए, यानी गाने के लिए रचा गया है ये। और इसलिए शुक्ल जी कहते हैं कि इसको रास ग्रंथ खटकता है। भाषा की परीक्षा कर देखते हैं। वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सुकीच है, सुक्ता है, पाटन थी, भोज भोज तना तना भोज का, खंड का इत्यादि। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि वह यह है कि शिष्ट काव्य भाषा में वज्र बर्ज और खड़ी बोली की प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। विशल रासों में बीच बीच में बराबरी साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई देता है। भाषा की प्राचीनता और विचार करने के पहले यह बात ध्यान रखनी होगी कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समय सर बहुत कुछ फेर फार होता है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेल भी मिलाकर जोड़कर चित्त में रण में प्राप्त हो या किया जाए, एनी विधि, इस विधि, इसही, ऐसा, बाल हो, बाला का। इसी प्रकार नयर, नगर, प्रसाऊ, प्रसाद, प्योधर आदि प्राकृत शब्द भी है, जिसका प्रयोग कविता में अब्रज काल से लेकर पीछे तक होता रहा है। इसमें आए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर ध्यान जाता है, यानी इसमें कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्द भी आए हैं, जैसे महल, इनाम, नेजा, ताजनो, ताजियाना आदि। जैसे प्रकार की पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है। अतः ये सब पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा कवि द्वारा भी ये व्यवहार में लाए गए हैं। कवि के समय से पहले भी पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने गए थे। ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। विशल देव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद है, यानी विशल देव के जो सरदार थे उसमें ताजुद्दीन मियाँ मुसलमान भी मौजूद थे। महल पढ़ायो ताजुद्दीन खुरसान चढ़ी चालियो गोड़, यानी महल पढ़ायो ताजुद्दीन खुरसाना चढ़ी चालियो गोड़। उपरोक्त विचरण के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु विचार से और न भाषा विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। कौन सी? वस्तु के विचार से और न भाषा, यानी विशल देव रासो। राय बहादुर पंडित, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा ने इसे अमीर के समय की रचना कहा है। राजपुतानी का इतिहास भूमिका पृष्ठ, ये जो 19 नंबर पृष्ठ पर है, उसमें राजपुतानी का इतिहास जो पुस्तक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा की, उसमें इस रचना को अमीर के समय की रचना कहा है। यह नरपतिनालय की पोथी का विकृत रूप से है। इसी के आधार पर एवं भाषा और साहित्य में कई होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि राजपुतानी के बाहर का राजस्थान में हिंदी का मेल करना, जैसे मोती का आखा किया, चंदन काठ को माड़वो, सोना की चोरी, मोती की मार इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ वो ब्रज और मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। इन जो शुद्ध राजस्थानी भाषा थी वो थी डिंगल। इन साहित्य के इतिहास में हम केवल पिंगल भाषा में लिखी हुई ग्रंथों का विचार कर सकते हैं। दूसरी बात है जो साहित्य से रखते हैं वीर और श्रृंगार का मेल। इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर उसका यानी विशल देव रासो के बारे में कहते हैं कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित मात्र अभ्यास मात्र है। सहयोग और वीर की गीत ही कवि ने गाए हैं, और सहयोग और वीर की गीतें किस रासो ग्रंथ में गाए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण लाइन है। ये तो विशल देव रासो में गाए हैं। तो इसमें आगे बताया गया है कि कुछ पद दिए गए हैं कि प्रणाम विवाह करने, चाल्यो विशल देव चौराख्या मतलब समानतों को, सहु मतलब सौ लिया बुलाए, जानत नहीं यानी रात को, सारस्ती करो जिरे रंगावली पहरायो टोप है, वही पैसारो विशल देव आई सहल शहर में सब, अंत्यवरी राव यानी अंतपुर, रूप अपूर्व पैसी इसी अस्त्री नहीं सहल संसार, अति रंग स्वामी सु मिली राती, बेटी राजा भोज की, गर्भ करिए उभो छह, यानी इसमें दिया जाए उभो जो दिया गया खड़ा है, संबरी राव मोसरिका नहीं उर बोवाल, माँ गरी संबर उगई यानी मेरा जो घर है संबर, चुहद इसी थान जैसलमेर, गवी ना बोलो हो संबरिया राव तो सरिको घना और बोवाल, एक उड़ीसा को धनी वचन हमारा ही तू मानी जो थाराई सांबर उगई राजा उन्हें घरे खाने, यानी जो आपके सांबर में उगता है, जो सांबर में उत्पादन होता है, उससे जो सांबर में जो खान है, उससे जो उड़ीसा में एक व्यापारी है, मालिक है कह सकते हैं उसको, उसके घर यानी उसकी खान में हीरों की खान है, तो उसके सामने आप कुछ नहीं हो। ये जो बात होती है इसमें
विसल देवरासो और इन दोनों के जो रानी थी राजमती उनके बीच में। कोरी कही सुनी समरिया राव काई स्वामी तू उल गई जाए कहू हमारा हो जयु सुनई थारई छई साठी अंतरी नारी कड़वा बोल न बोलिस नारी तू मो मलिस चित विचारी। यानी ये जो पंक्तियां हैं, कड़वा बोल न बोलिस नारी तू मो मलिस चित विचारी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जीव ने जीव वियोगनो दव का दादा कोपली में लई जीव का दागा न पांगो रही नाले कहू सुनी जई सब कोई आयो राजा मांस बसंत गढ़ माही गुडी उछली जई धन मिलती अंग समार मान भंग हो बाल हो इन्हीं प्रिय रहता राज दुआरी। यानी ये वो जो सामान्य राजा से कहते हैं, अपने घरों से कहते हैं कि मेरे जैसा कोई राजा नहीं है, और तो राजनीति कहते हैं कि आपके समान तो आप तो कुछ नहीं हो, और आप उड़ीसा में जो है राजा उसके बाद बहुत सुख समृद्धि है, वहाँ हीरों की खान है। तो ये कहकर वो जो है वो विसल देवरासो वो नाराज हो जाते हैं और वो उड़ीसा चले जाते हैं। ये विसल देवरासो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रवरदाई के बारे में। आगे चंद्रवरदाई है जिनका समय है 1225 से, संवत की बात हो रही है 1249 के मुद्दे माना गया है। ये हिंदी की प्रथम महाकवि माने जाते हैं। शुक्ल जी ने प्रथम महाकवि वैसे तो संस्कृत रचना मानी है पृथ्वीराज राज को, लेकिन फिर भी इसके बाद में वो पृथ्वीराज राज जो है उसमें जो एक ग्रंथ मिलता है, क्योंकि उसमें इतने वीर प्रधान ग्रंथ नहीं मिले, जो मिले हैं उसमें पृथ्वीराज रासो है वो उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है, इतना बड़ा ग्रंथ था। तो इस कारण उन्होंने ये हिंदी का प्रथम महाकवि है वो चंद्रवरदाई को माना है, और पृथ्वीराज रासो हिंदी को जो ग्रंथ है उसको प्रथम महाकाव्य माने हैं। पृथ्वीराज रासो का प्रथम महाकाव्य। चंद दिल्ली के अंतिम में हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राज कवि थे। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। यानी हिंदू सम्राट के थे चंद्रवरदाई, जो कवि थे, सखा थे, मित्र थे। रासो के अनुसार ये बढ़ जाति के जगत नाम गोत्र के थे। ये प्रश्न में कई बार आता है कि जो चंद है वो किस जाति के थे, तो बढ़ जाति के जगात नामक गोत्र होता है उसके थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ था। यानी चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, और दोनों ने एक ही दिन ये संसार छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राज कवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे, तथा सर्वभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, संशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जलंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये आदर्श काव्य भी कर सकते थे। आदर्श काव्य का जो मतलब है वो आपको बता देते हैं इसमें। आदर्श मतलब जो देखा ना गया हो, और इसका अगर बात करते हैं तो जो पाप और पुण्य होता है वो व्यक्ति द्वारा देखा नहीं जा सकता, और इन्हीं कर्मों, इन पाप और पुण्य का जो फल है वो भी किसी द्वारा अनुभूत किया जा सकता है, लेकिन उसको देख नहीं सकते। मतलब जिस काव्य को जो भाग्य मतलब भविष्य में होने वाला है या जिसको देख नहीं सकते, वो आदर्श काव्य में आता है। और इस प्रकार की जो सिद्धि थी वो चंद्रवरदाई को प्राप्त थी। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला हुआ था कि अलग नहीं किया जाता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा पृथ्वीराज चौहान के साथ रहते थे, और जहाँ जो बातें होती थी वे सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। कितने पृष्ठों का? 2500, जिसमें 69 सर्ग या अध्याय है। कितने हैं? 69। ये भी प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज कितने से कुल कितने सर्ग है, तो पृथ्वीराज रासो में कुल सर्ग कितने हैं? 69 सर्ग है। कितने सर्ग है? 69। यानी ये 69 जो सर्ग है वो पृथ्वीराज रासो में है। और जो पहला सर्ग है वो महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए कि जो पहला जो पर्व है वो है आदि पर्व। उसमें मंगलाचरण है, चौहान वंश की जो उत्पत्ति है और पृथ्वीराज के जन्म के बारे में है। इसके बाद में और भी जो सर्ग आते हैं, जैसे 2 नंबर पर दासंस में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। 3 नंबर में दिल्ली जो कथा है उसकी कही है। जानबाव समय है 4 में, और 5 में जो कन्यापट्टी समय है, इसमें क्या होता है कि मूंछ ऐंठने पर प्रताप सिंह चालुक्य को कान्हा चौहान बड़े दरबार में मार डालता है। पृथ्वीराज दरबार में अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांधने के लिए बाध्य करता है। किसको? कान्हा चौहान को।
और इस प्रकार और भी इसमें जो है समय है वो है 29 समय। पहला है आदि पर्व और जो अंतिम है वो अपने को याद रखना है मोहबा युद्ध प्रस्ताव। मोहबा युद्ध प्रस्ताव इसका अंतिम सर्ग है किसका, पृथ्वीराज रासो का। इसके अलावा महत्वपूर्ण और भी है, लगभग रेवादट समय है जो 27वां समय है, और जो संयुक्ता नेम प्रस्ताव है वो 50वां है, जिसमें संयुक्ता का पृथ्वीराज से विवाह करने का जो प्रण है वो इसमें 50 नंबर पर आता है। तो ये सारे जो है ये इसमें सड़क है। और अगर इसमें बात करते हैं कि सबसे बड़ा सड़क कौन सा है, सबसे बड़ा सड़क, यही प्रश्न इसमें आता है कि सारे महाकाव्यों में सबसे बड़ा सड़क कौन सा है। तो कनवज युद्ध जो युद्ध कथा है जो 61वां सर्ग है वो सबसे बड़ा है। कौन सा, 61वां। तो ये बातें अपने को याद रखनी पड़ेगी। प्राचीन समय प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार इसमें हुआ है। मुख्य छंद है कवित्त, कवित्त छंद है, दुआ है, तोमर है, तोटक है, गाहा है, आर्य है, ये सारे छंद इसमें प्रयोग हुए हैं। जिससे कादम्बरी के छंद में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया था। वैसे ही रासों की पिछली भाग का भी चंद के पुत्र जलन द्वारा पूर्ण किया गया जाना कहा जाता है। रासों के अनुसार जब साहबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज के गजनी ले गया तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहाँ गए। जाते समय कवि ने पुत्र जलन के हाथ में रासों की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने संकेत किया। जलन के हाथ में रासों को संपिता ने और उसके पूरे जाने का उल्लेख रासों में है। पुस्तक जलन हाँ हाथ दे चली गजते निरपराज रघुनाथ चरित हनुमत कृत्य भूप भोज उदरीय जिमी पृथ्वीराज सूरज कवि चंद करते चंद नंद उदरीय तिम। यानी ये वर्ण संकेत करते हैं कि जलन ने उसने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासों में आबू के एक कुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति था। चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पड़ जाने तक का विस्तार वर्णन में। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अनुराग के पुत्र थे, पोते थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर या तोमर का राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल की 2 कन्या थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा रीति सिपाल के साथ हुआ था और इससे उसे जयचंद राठौड़ की उत्पत्ति हुई थी। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ। उसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंगपाल ने अपनी नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। यानी अनंगपाल ने अपने नाती से पृथ्वीराज को गोद ले लिया था और जिससे दिल्ली और अजमेर का जो राज एक हो गया था। और जयचंद को यह बात चलने लगी। उसने एक दिन राज सोई यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयुक्ता का स्वयं रचा। राज सोई यज्ञ में जब सब राजा आए पर पृथ्वीराज कहीं नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिड़कर पृथ्वीराज की स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के द्वार के रूप में रखवा दी। अब देखो ये जो है दरबार में जो द्वार पर पृथ्वीराज की जो सोने की जो मूर्ति है, किसकी, सोने की मूर्ति वो रखवाते हैं। सोनता का अनुवाद पहले से पृथ्वीराज था। आधा जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब उसने मतलब उस वहाँ स्थान विशेष में आई और यज्ञ में आई, तब उसने क्या किया कि पृथ्वीराज की जो मूर्ति है उसको माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा किनारे के एक महल में भेज दिया। कहाँ भेज दिया, गंगा किनारे का महल था उसमें भेज दिया। उधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर सेवता से गांधर्व विवाह किया। कौन सा विवाह किया, गांधर्व विवाह किया था। अंत में वे उसे हर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ। सेवता को लेकर पृथ्वीराज कुशलपूर्वक दिल्ली पहुंची। वहाँ भूगोलास में ही उनका सारा समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रहे। बल का बहुत कुछ खास तो जयचंद और राजाओं के साथ लड़ती हौसला बड़े सामंत मारे की अच्छा अवसर लेकर साधु ने चढ़ाया, प्रहार किया, पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने छोड़ दिया। इस बार वह चढ़ाई करता, वह बार बार चढ़ाई करता। कौन है, साधुद्दीन गौरी। अंत में पृथ्वीराज पकड़ गजनीपति। यानी युद्ध हुए थे 1191 में, 1192 में पृथ्वीराज युद्ध हार गए थे और फिर जो साधुद्दीन गौरी है गजनी ले गए थे। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के सारे पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण द्वारा साहबुद्दीन को मारा। फिर दोनों एक दूसरे को मारकर इन दोनों एक दूसरे कटार मारकर मर गए। साहबुद्दीन पृथ्वीराज के वीर का कारण यह लिखा गया कि साहबुद्दीन अपनी आँख की सुंदरी पर सकता जो एक दूसरी पठान सरदार हुसैन साहब चाहती थी। जब ये दोनों साहबुद्दीन से तंग हुए तब आगे पृथ्वीराज के पास भागे। साहबुद्दीन ने पृथ्वीराज को यह खिलाफ भेजा कि दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, दोनों कि हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी वीर से साहबुद्दीन ने दिल्ली उतराई कि यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच में बहुत से राजाओं के साथ युद्ध अनेक राजा घटनाओं या विवाह की कथाएं रासों से भरी पड़ी है। ऊपर लिखे वृत्तांत रासों में दिए वसंतों का इतिहास से बिल्कुल मिलने के कारण अनेक विद्वान पृथ्वीराज रासों की पृथ्वीराज के समस्या में किसी कवि की रचना पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ जालीग्रंथ ठहराया है।
रासों में संगीत तिमुर आदि कुछ किसी के नाम आने से यह संदेह और पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासक राय बहादुर पंडित गुरु ने वर्णित घटनाओं और शब्दों को बिल्कुल बाटों की कल्पना मानते हैं। अब देखो पृथ्वीराज रासों को प्रश्न मत सकता है कि पृथ्वीराज रासों को बाटों की कल्पना किसने माना है। तो जो पंडित गौरीशंकर उन्होंने घटनाओं और शब्दों को बिल्कुल बाटों की कल्पना माना है। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीर कवि जानेंगे कुछ संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा नहीं मिलता। उसमें दिए समुद्र घटनाएं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्य। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी देवी है, यानी कपूर देवी लिखा है। इसका समर्थन हंसी के शिला होता है, यानी जैन पृथ्वीराज जो विजय है उसमें पृथ्वीराज विजय जो जैन द्वारा लिखा गया है उसमें उनके नाम कर्पूरी देवी लिखा है। और जो हंसी के शिलालेख उसमें विजय है। वो ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और सही कथन है। कौन सा? पृथ्वीराज विजय। उसके तथा अमीर माघावादी कई पौराणिक ग्रंथ विचारक सोमेश्वर का दिल्ली के तुमर नगर के शिवाना और पृथ्वीराज का नाना गोविंद जाना राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना उनके में लड़ना राणा समर सिंह संयुक्त हरियाणा ऐसी होती है। इसी प्रकार अब के से चौहान आदि जो तभी शिलंग जान करने के बाद क्योंकि इनमें से सोलंकी चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन नजरों के जिले मिलते हैं जिनमें विश्वयुद्ध कहे गए हैं। अग्नि का कुल कोई को लेख नहीं है, यानी अग्निकुल की जो बात है वो निर्मूल साबित होती है। चन्नी पृथ्वीराज का जन्म काल 1215 में संवत में माना है इन्होंने। संवत 1215 माना है। दिल्ली को जाना 1222 में, कन्नौज जाना 1251 में। इस संवत क्या हो रही है? 7 दिन का युद्ध ये 1558 लिखा है। ये 7 दिन के युद्ध के 1558 नहीं 1158 में लिखा है। और शिलालेखों दान पत्रों में सोच मिलते हैं उनके अनुसार राशन दिए संस्कृति नहीं है। अब तक ऐसे दान पत्र या शिलालेख जिसमें पृथ्वीराज जयचंद और प्रमादिदेव महोबा के राजा प्रमाण के नाम आए हैं और इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के 4 दिन की संवत 1224 के बीच में है। जयचंद के 12 दिन की संवत 1224 और 1243 के बीच में है। प्रमादिदेव के 6 दिन की संवत 1223 और 1258 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1229 का है जिसमें पृथ्वीराज और प्रमादिदेव की वर्णन है। इसमें पृथ्वी फारसी द्वारा में हो जाती है। फारसी शाहबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध ये हिजरी दिया इसमें 587 हिजरी विक्रम संवत 1248 और सन 1991 में हुआ था। इन संतों के ठीक होने से किसी का संदेह नहीं है। यानी प्रथम जो युद्ध है पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण है और ये याद रखना पड़ेगा अपने को। पंडित मोहनलाल विश्वनाथ पंड्या ने रासों के समझ में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब स्रोतों में 7 स्रोतों से 90-91 का वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से लगा दिया है। इसी धारणा के लिए उन्होंने रासों की द्वैत पकड़ा। एकादश से पंचदेह विक्रम साख आनंद तिहिर पूज्य है पुराण को भय पृथ्वीराज नरिंद और विक्रम साख आनंद का अर्थ किया है शून्य नद इन 9 अर्थात 90 रहित विक्रम से, यानी विक्रम से 90 ने इसमें घटाए हैं। अभी 90 से प्रकार नहीं होता उसके नंदवंशी शूद्र थे इसलिए इनका राजस्व का राजस्व निकाल दिया। अब नंदवंशी शूद्र थे ये भी बड़ी बात आई है इसमें, इसलिए इनका जो राजस्व यानी जो उन्होंने नंदवंश जो थे उनका जो राजवंश था या उनका जो कार्यकाल था वो राजपूत भाटों ने बाहर के उन्होंने निकाल दिया। इस प्रकार विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं में किसी प्रकार सुना नहीं होता। आज तक और कोई कई प्रदर्शन में कुछ निकाल कर समझने के लिए पता नहीं पाएगी। फिर भी यह विचारिए कि जिस किसी ने प्रत्येक विक्रम स्रोत में से 90 वर्ष निकाल के पृथ्वीराज में चलती है उसने क्या ऐसा जानवर किया धोखे से ऊपर जो दोहरा उद्धृत किया गया उसमें आनंद के सामने कुछ लोग अनिंद पाठ का होने से मानते हैं। इसी रसम में दोहा भी मिलता है। एक दास से पंचदेह विक्रम जिससे धर्म सूते अति स्वाक पृथ्वीराज को लज्जो विप्रय गुण सूते। इसमें भी 9 के गुप्त रहने का संकल्प निकाल गया, पर कितने में से 9 कम करने का तीसरा बनता है। यानी क्या सबसे बात यह कि गुणगत है, ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त की प्रतीत होता है। पास के नहीं है इतिहास कल्पनाएं जो पड़ी है उसके लिए कहा क्यों क्या
क्या कहा जा सकता है? माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि रासो पृथ्वीराज रासो है वो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन की ओर पहले नहीं किया जाता। जैनक का पृथ्वीराज विजय तो भी काव्य ग्रंथ ही है, फिर भी उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठाक है, इस संबंध में उसकी अतिरिक्त और कुछ न्यास तो नहीं है, परंतु वास्तव में जाली है। यानी पृथ्वीराज जो पूरा ग्रंथ है वास्तव में जाली है। कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। यह हो सकता है कि इसमें इधर कुछ चंद के भी विक्रिय पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समय कहीं कार्य चलता तो उसमें कुछ थोड़े से अंश पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं उसको समाप्त हो ठीक होते। और यहाँ पर पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई था या नहीं? पृथ्वीराज करता जाना नहीं। पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में श्लोक है, पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में। कौन से सर्ग में? 5वें। तन्य शरद राजस्य चंद्रराज इवा भवत संग्रह में यशु वर्तानाम सुवर्ता नाम घात। इसमें यम के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है रायवत श्रीयुत पंडित गौरी शंकर चंद्र कवि है, इसका उल्लेख कश्मीरी कवि सुमेंद्र ने भी किया है। ये सोचते हैं कि चंद्र नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या अचानक कश्मीर लौट जाने वाला होगा। अधिक संभव यह है जहाँ है पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उसके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में किसी के वंशज या चंद्र नाम का कोई पटकवि रहा होगा। सुखद जी कहते हैं कि अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद्र नामक कोई भट्टकवि रहा हो जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन को रचना की हो। पीछे जो बहुत का कल्पित है भट्ट बंध तैयार किया गया उन सबको लेकिन और चंद्र को पृथ्वीराज का समसामयिक मानकर उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी हो गई है। यानी ये शुक्ल जी यानी पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने भट्ट बंध माना है। भाषा की कसौटी पर यदि गलत हो सकते हैं और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल ठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर ग्रंथ हो सकते हैं, भाषा की दृष्टि से ये भी इसमें व्याकरण की व्यवस्था नहीं है पृथ्वीराज रासो में। पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूप में मिलती है, पर साथ साथ ही कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्य रूप में बजाती है जिसमें प्राकृत और अभ्रंश शब्दों के रूप और व्यक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में बाटों के इस भागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यानी बाटों का वाकजाल का है, वाक प्लस जाल, यानी पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने और इसलिए कहते हैं कि यह इसका निर्णय ये हुआ है कि यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न ही साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। माँ का भी मानते हैं और इस भाषा वगैरह देखते हैं तब इसको वो काम का भी नहीं मानते हैं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने सन 1909 से 1913 तक राजपुताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। कितनी यात्राएं की थी? 3। कब की थी? 1909 से 1913 के मध्य। इनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया बताते हैं और पर पृथ्वीराज ने लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था। पृथ्वीराज चौहान ने नागौर नगर बसाया था और वहाँ बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी कहना है कि नागौर में अब तक चंद्रवरदाई के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। यानी ये भेंट हुई थी 1909 और 1913 के मध्य और उसमें नानूराम भाट थे वर्तमान में उसमें, तो उनसे भेंट हुई थी। उन्हें चंद का वंश वर्ष प्राप्त हुआ जो इस प्रकार है। चंद्रवरदाई के जो पुत्र है गुणचंद्र और जलचंद्र। गुणचंद्र के कोई इसमें पुत्र वगैरह नहीं है। जलचंद्र के सीताचंद्र, वीरचंद्र, हरिचंद्र, रामचंद्र। फिर रामचंद्र का जो वंश चलता है आगे विष्णुचंद्र, उद्रचंद्र, रूपचंद्र, बुद्धचंद्र, देवचंद्र, सूरदास। रामचंद्र के सूरदास भी हुए। फिर बुद्ध चंद्र इनका वंश चलता है आगे खेमचंद्र, गोविंद चंद्र। फिर गोविंद चंद्र का चलता है जयचंद्र का मदन चंद्र, शिवचंद्र, बलदेव चंद्र और फिर मदन चंद्र का चौथचंद्र, बेनीचंद्र और फिर बेनीचंद्र का चलता है गोकुल चंद्र, वसुचंद्र, लेखचंद्र और फिर आगे चलता है इसका जो गोकुल चंद्र का करण चंद्र। इसके 2 पुत्र हुए थे
गुणगंग चंद और मोहन चंद। तो और मोहन चंद के दो पुत्र जगन्नाथ और रामेश्वर, रामेश्वर के गंगाधर, और फिर भवानी सिंह, करम सिंह, माथुर सिंह, वाघ गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आंध्राय जी। और आंध्राय जी 5 पुत्र होते हैं, आसो जी, गुमान जी, करनीदान, जेतमल जी, वियचंद जी, और फिर करनीदान के घमंडी राम और बुद्ध जी, और घमंडी राम जी के वर्दी चंद जी और नानूराम। इन नानूराम के जो पिता थे वो थे वर्दी चंद जी, और वर्दी चंद के पिता घमंडी राम, और घमंडी राम के पिता करनीदान। तो ये एक वंश इस प्रकार प्राप्त हुआ उनको, हरप्रसाद शास्त्री जी को। नानूराम का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंश अम्भोर मिर्जापसी, और चौथे जल का नागौर, यानी अम्भोर है ये कोई जगह आमेर भी मिलता है। पृथ्वीराज रासों में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान है, एक जल है गुण वावरो, गुण समुंद ससभान। पृथ्वीराज रासों में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए हैं, यानी पृथ्वीराज रासों में जो कवि चंद थे उनके 10 पुत्रों के नाम आए हैं। और नानूराम जी के अनुसार 4 लड़के। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा है कि जिसमें सूर की वंशावली दी गई है। वह पद यह है, प्रथमी प्रथु यज्ञते प्रगटे, अद्भुत रूप ब्रह्म राव विचारी, ब्रह्म राखू नाम अनूप, पान पे देवी दियो शिव आदि, सिर सुख पाए कहो, दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारी पायन सुरन के सुर सहित स्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भो चंद चारु नवीन, भूप पृथ्वीराज दिनो तिने जवाला देश, तन्य ताके 4 किनो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुणचंद का वाह सूत शीलचंद स्वरूप, विचंद प्रताप पूर्ण भयो अद्भुत रूप, रंधमोर हमेरे भूपति संगत खेल जाए, तासु बस अनूप भो हरिचंद अति विख्याय, आगरे रही गोपाल चंद में रहो वार सूतपुर, पुत्र जन्मे 7 ताके महाभट्ट गंभीर, कृष्ण चंद उदारचंद जू रूप सुभाए, बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद में चंद भे सुखदाई, देवचंद प्रबोध संसृत चंद ताको नाम भयो, सप्तोदास सूरचंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिसको जलचंद की वंश परंपरा में बताया गया, उस पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा गया है। बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा था। इनके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 रचनाओं को लिखकर पूरा उस ग्रंथ को पूरा किया। पीछे से और लोग अपनी रुचि और अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित, यानी अकबर का जो समय था 16वीं शताब्दी, उसमें इस जो पृथ्वीराज उसका वो जो परिवर्तित रूप है जो मिलता है वो एक फिक्स हो गया था, निर्धारित हो गया था। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था, किसको? पृथ्वीराज रासो को। उसके अनुसार इस उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उसके इस उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उसमें रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की। नाम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रास की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने मोबाइल समय की जो नकल महापाद्य पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी वह और भी उठवांग और रद्दी है। पृथ्वीराज के पद्मावती समय कुछ नमूने के लिए दिए जाते हैं। ये उसके अंदर जो आपका पृथ्वीराज रासो में है, पृथ्वीराज समय जो समय है उसमें तो ये 20वां समय है और इसका सर्ग है, उसमें ये कुछ नमूने आपके सामने पद में है, तो अपने इनको पढ़ते हैं। इसमें से है हिंदुवान धान उत्तम सुदेश, तह उदित दुर्ग सुदेश, सम निरेश चहुआन थान, पृथ्वीराज तहाँ अराजंत भान, सम निरेश सोमेश पूत देवत रूप अवतार धत्ते, जिही पकड़ी साह साहब लीन, तिहु बेर करियो पानी पहीन, सिंगी निशुदद गुनी चढ़ी जंजीर, चुक्कड़ न सबद बेल तीर, मनु कला ससभान 1600 बनिए, मनु कला ससभान कला सो बनिए, बाल वेश ससी ता समीप अमृत रस पीनिए, अमृत रस पीनिए, विकसी कमल श्री बरमर भेनु खंजन मृग लुटिए, हीर कीर अरु बिंब मोती नकी सिखी अहु गुटिए। आगे है इसमें कुटिल केस सुदेश पोहे प्रियचियत पिक सद, कमल गंध वे संधे हंस गति चलते मंद मंद, श्वेत वस्त्र दोहे सोहे शरीर नस स्वाति बूंद जसे, भ्रमर बहुई बुलई सुभाव मकरंद बास रस, प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर दिनों लगन बरस रची, सर्व
दिन द्वादश ससीलिनो से 11 अरु 30 सास संवत परमा है, जो पितृकुल शुद्ध बरण बरी रखो प्राण। इसमें जो शब्दों के अर्थ दिए गए हैं कि गृत धारण किया हुआ, शब्द वेदी वांचराणी का उल्लेख, सिंगी बाजी का शब्द बुनकर अंदाज कर डोरी पर चढ़ तीर उस शब्द को बेचते हुए भेजने में नहीं चुकता था। चंद्रमा उसी के, यानी जो इसमें जो 3 नंबर दिए हुए हैं चंद्रमा, उस 4 नंबर उसी के पास मानो अमृत पिया हो, अभी गठित किया हो, बनाया, पीहे हुए अच्छे मोती दिखाई पड़ते हैं, यानी मोती को प्रो रखा है। कागज आगे इसमें है कदिखंत दिथी उतरिए वर इक इस सलक विलंब न करिए, अलगा रहनी दिन पंच मही जो रुक्मणी कन्या भरिए, यानी वो पदवंती करे कि आप 5 दिन में मेरे को हर के ले जाओ, जैसे किसी कृष्ण ने रुक्मणी को हर लिया था। इसमें वो कह रहे हैं आगे है संग है ससिए लिए सहस बाल, रुक्मणी जैम लज्जित मराल, पूजे गौर शंकर मनाए, दशनी अंग करी लगे पाए, फिर दोषी दसित पृथ्वीराज हंसी मुंद चर पटलाज। बजिए गोर निशान राम चौहान चहो दिसे, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिसे, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नटे, करते तेग मन वेल लगत मानो बिजू जटे घटे, थकी रहे सूर कोटि गगन रगन मगन भई सोन धरे, हदी हर्षि वीर जगे उलसी हो रेऊ रंग नवरत पर, सुरसान मुल्तान खंधार मीर बलम स्यो बल तेही अचूक तीर, रोहंगी फिरंगी हलबी सुमानी ठट्टी ठट्ट बलोच डालम निशानी, मंजारी चसी मुख जम्बू कलारी, हजारी हजारे झुके जोध भारी। ये पृथ्वीराज रासो के बारे में है पूरा, और पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी की जो दृष्टि है वो अपने इसको पढ़ा है। आगे जो है 4 और 5 नंबर भट्ट केदार, और 4 नंबर पर भट्ट केदार है, 5 नंबर मधुकर कवि। इनका जो संवत माना है वो 1224 से 1243 ईस्वी। जिस प्रकार चंद्रोदय ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, यानी चंद्रोदय ने जिस प्रकार महाराज पृथ्वीराज चौहान का कीर्तिगान किया है, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक उल्लेख भी है। इन रासों में चंद और भट्ट केदार का नाम आता है। ये जो ऊपर ये जो पद थे, इनके जो अर्थ दिए हुए हैं, चल दिए अलग अलग दूसरी ओर मदी में जिमी ज्यों प्रदक्षिणा हंसकर उस मोहित मुग्धा ने लज्जा से मुँह पर चला दिया था, थरका लिया हृदय में फुरियो स्प्रित हुआ रक्त साथ बिल्ली सी आंख वाले मुँह गिदरो लोमड़ी की हुंकार करते हुए। केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जयमैंक जसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंगायत दयालकृत राठौर नदी ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। यानी कि महाकाव्य है जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का लिखा हुआ, जिसमें महाराज जयचंद का पराक्रम और उसके प्रताप का वर्णन है। और जयमैंक जसचंद्रिका है वो उसका भी एक बड़ा ग्रंथ है, उसका आज वो उपलब्ध नहीं है, और ये मधुकर कवि ने लिखा था। और इन दोनों की जो उल्लेख है वो इनका उल्लेख सिंगायत दयालदास कृत राठौर नदी ख्यात में मिलता है। यानी इन दोनों ग्रंथों का जो उल्लेख है वो दयालदास जी द्वारा कृत राठौर नदी ख्यात है उसमें मिलता है, जो कि बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। ये इसमें शुक्ल जी कहते हैं। आगे चलते हैं। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के 2 प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहड़वाड़ों राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के 2 प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहड़वाड़ों राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, जिसके अंतर्गत प्राय सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था।
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गैडोनों का साम्राज्य यानी जो राठौड़ों का साम्राज्य अधिक विस्तृत धन धन्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गैरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गैरवार राजा काशी राज कहलाते थे। यानी गैरवारों की जो राजधानी थी दो थी, एक तो काशी थी, काशी बनारस, और दूसरी थी कन्नौज। इस कारण जो कन्नौज के जो गैरवार वंश के राजा है वो काशी राज कहलाते थे। इसी प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपुतानी के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कलिंदर या महोबे के चंदेल राजा परमादिदेव परमार जयचंद के मित्र और सामान थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल चौहान के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। ये पीछे का एक उदाहरण बीच में आता है कि बट बनत पर यदि विश्वास कर लिया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, सुल्तान साहबुद्दीन गोरी के कविराज थे। शिव सिंह सरोज में बाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व उद्धृत है। प्रथम विधाता थे प्रथम विधाता से प्रगट भये पंडितजन पुनि पृथ्वीजस ते प्रकाश सरसात है, मानो सूत सोनक ते वांछित पुराण रहे, जस को बखाने मासुख सरसात है। चंद चौहान को केदार गोरी साहेजू की गंग अखबार के बखनी गुणगात है। काव्य कैसे मास अजनास धन बाटन को लुटी धरिता को खुरे खोज मिटी जात है। ये इसमें वो बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो आगे जगनीक है, यानी कालिंजर और महोबा के जो चंदेल राजा थे ब्रह्मादिदेव, जो जयचंद के मित्र थे, समान थे, जिसके कारण पृथ्वीराज उन पर आक्रमण किया था पृथ्वीराज ने, और दोनों के बीच युद्ध हुआ था। आगे जगनीक के बारे में पढ़ते हैं। 6 नंबर संवत 1330। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनी नाम के भाट थे, जिन्होंने महोबा के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आला और उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गाथात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना प्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों पर प्रचार क्रम से सारे उत्तरी भारत में विशेषता उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे हो गया। जगनीक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषी प्रांतों के गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आला के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अलहित के ढोल की गंभीर घोष के साथ यह वीर मुखार सुनाई देती है। 12 वर्ष ले कुकर जिए और 13 ले जिए सिंगार, बरिस से 18 छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार। यानी जो आला नाम जो है आला खंड है उसमें ये जो मिलता है, और इसमें परमार रासों के अंदर और कि 12 वर्ष से ले कुकर जिए और 13 लिए सियार, यानी 12 वर्ष कुत्ता जीता है, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष छत्र जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये इस प्रकार का इसमें वीर रस के साथ एक ओंकार सुनाई देता है इस पद में। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनी के संगीत की वीर द्रप इस प्रकार साहित्यिक रूप न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनी के संगीत की वीरपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ यात्रा में उसका बहुत कुछ कले और बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक किरीच देशों और जातियों जैसे फिरंगी नाम से सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्य के प्रबंध पत्ती पर लिखा गया होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति उससे रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए रचा गया था। यानी बिसल देव की गाने के लिए रचा गया है और ये परमार रासो भी गाने के लिए रचा गया है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इससे पंडित और विद्वानों के हाथ उनकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता के बीच इनकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। यानी परमार रासो के बारे में कहते हैं ये गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आला का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में है, पर बेसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, वहाँ इसके गाने वाले बहुत मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबा के आसपास भी इसका प्रचलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आला खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आला संबंधी वीर की जगनीक के रचे उस बड़े बगाव के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आला और उदल परमार के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। यानी इसमें कहते हैं कि आला और उदल परमार के समान थे और बनाफर शाखा थी उसके क्षत्रिय थे। कौन है? आला और उदल। इन गीतों का एक संग्रह आला खंड के नाम से छपा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने पहले इन गीतों का संग्रह करके 60 है और 70 वर्ष पूर्व छपाया था। आगे बढ़ते हैं। श्रीधर, इन्होंने संवत 1454 यानी ये 1397 ईस्वी हो गया
में रनमल छंद नाम का एक काव्य रचा, जिसमें इडर के राजा, यानी रनमल छंद के रचयिता कौन है? श्रीधर। याद रखने वाली चीज़ है। जिसमें इडर के राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद्य नीचे दिया जाता है का ढम ढमई ढम ढमा डम डंगार ढंकर ढोल ढोली जगिया सुर करही रण सहन नाई समरई सरस रस समरंगिया कल कर लही काहल कोडी कल रवि कुमल कराए थरही संचरई सक सुरतान सहान साहसी सवी संग्रही। ये इस प्रकार का एक पद्य इसमें मिलता है, किसमें? रमल छंद में। और जिसकी जो रचना है 1397 ईस्वी के आसपास हुई, और जिसमें ईडर के राजा रनमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। जफर खान की इसमें हार हुई थी और राजा रनमल उनकी विजय हुई थी। इस प्रकार ये जो टॉपिक है प्रकरण 3 आदिकाल का ये पूर्ण हुआ और इसका वाचन किया जा सका। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका मैंने वाचन थोड़ा सा जैसे किया है तेज़ गति से, और लेकिन इसमें बीच बीच में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दी है, और उसी से प्रश्न हर बार आते हैं, आरपीसी पूछती है। और देश के विभिन्न भागों में जो परीक्षाएं होती है उनमें से जो प्रश्न महत्वपूर्ण तथ्य थे वो उसको मैंने पॉइंट आउट किया है, और उसको आप आराम से सुन सकते हो। और कोई प्रश्न इससे प्रकरण से बन सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे क्या ये जो विषय वस्तु है वापस उसका अभ्यास हो जाए। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।